इंड एस 102 102 ये डील करता है शेयर बेस्ड पेमेंट्स को जिसके अंदर हम जो पेमेंट्स कर रहे हैं वो पेमेंट्स कर रहे हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। किसके अंदर? बेस्ड ऑन शेयर्स। ये पेमेंट इन शेयर्स भी हो सकती है और ये पेमेंट इन कैश भी हो सकती है बेस्ड ऑन प्राइसेस ऑफ शेयर्स। हमने कहा इसके आउट ऑफ स्कोप कुछ चीजें हैं जो हमारी चर्चा के बाहर हैं, जिनसे हम कंफ्यूज ना हो। यानी जो आपके बिजनेस कॉम्बिनेशंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंदर अगर कोई शेयर इशू करने की बात है तो उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, वो 103 नंबर डील करेगा। या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लीजिए 109 में कवर हो जाता है तो 109 उसको डील कर रहा है तो वो इसको यहां पर कवर नहीं करेगा। 109 के अंदर आपके पास 102 वाले शेयर बेस को आउट ऑफ स्कोप डाला हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंगली इसको डील करते हैं। इसमें हमारे पास मुख्य रूप में दो प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, जिनमें से एक सवाल होता है जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करते हैं अगेंस्ट शेयर्स। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करते हैं अगेंस्ट शेयर तो आपको अपने पास यहां पर कुछ एंट्रीज डालनी पड़ती है। जिस दिन आप अपने पास सामान रिसीव करते हैं, गुड्स रिसीव करते हैं या एसेट्स रिसीव करते हैं या सर्विसेज रिसीव करते हैं, हम उनको अपने पास रिकॉग्नाइज करते हैं किसके ऊपर? एट फेयर वैल्यू। जितनी उसकी फेयर वैल्यू है हम उतने पर ही उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और क्रेडिट किसे कर देते हैं? एसबीपी रिजर्व। अगर मान लीजिए एसबीपी रिजर्व में आपने पेमेंट इन शेयर्स करनी है तो हम उसको अपने पास एसबीपी रिजर्व डालते हैं। अगर हमने पेमेंट आपने इन कैश करनी है तो हम उसको एसबीपी लायबिलिटी डालते हैं। एसबीपी रिजर्व हमारी बैलेंस शीट के अंदर सोकी की आइटम बन जाता है। इसका मतलब ये हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, इसको आप बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी नहीं बोलेंगे। हमारे पास इसके अंदर यही कुल मिलाकर काम होता है, इसमें और कुछ नहीं है और इस पर कोई सवाल इंस्टीट्यूट ने अभी तक पूछे भी नहीं है। दूसरे आ गए, जब हम एम्प्लॉय की सर्विसेज की बात करते हैं तो एम्प्लॉय की जो सर्विसेज होती हैं उन पर हम उनको क्या क्या दे सकते हैं। कई बार तो हम उन्हें बोलते हैं कि आपको हम खाली खाली शेयर्स ही देंगे, कई बार हम बोलते हैं आपको हम कैश देंगे बेस्ड ऑन शेयर्स, और कई बार वो कहते हैं हम इनका मिक्स देंगे, कैश भी दे सकते हैं या आपको शेयर भी दे सकते हैं, उनकी चॉइस पर या हमारी चॉइस पर, किसी ना किसी की चॉइस पर। इसे फैंटम शेयर्स बोलते हैं। इनको अपने पास SAR स्टॉक एप्रिसिएशन राइट बोलते हैं, इनको फैंटम बोलते हैं। हमने ये दोनों आपके साथ अभी डिस्कस नहीं किए। जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो हमको अपने पास इसमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। वो कैलकुलेशंस क्या होती हैं? हमें अपने पास यहां पर एक तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है ऑफ एक्सपेंस, हमारा एक्सपेंस कितना है। और हमें कुछ अपने पास जनरलाइज करना पड़ता है। इनमें बड़ी विचित्र बात यह होती है, जब एम्प्लॉइज का केस होता है तो एम्प्लॉइज के केस में हम अपने पास हमेशा कुछ वेस्टिंग कंडीशंस लगाते हैं। हम जब वेस्टिंग कंडीशंस लगाते हैं तो वेस्टिंग कंडीशन दो प्रकार की हो सकती हैं। एक वेस्टिंग कंडीशन कौन सी हो सकती है? जो केवल सर्विस करने के लिए हो। दूसरी हो सकती है जिसमें आप उन्हें कोई टारगेट्स भी दे देते हैं कि भाई साहब आपको ये काम भी पूरे करने हैं। जो ये टारगेट दिए जाते हैं, इन टारगेट में भी दो तरह के टारगेट्स हो सकते हैं। एक टारगेट्स होते हैं जो मार्केट पर बेस्ड होते हैं। बाकी टारगेट्स होते हैं जो नॉन मार्केट बेस्ड होते हैं। इसी से इनका नाम पड़ जाता है मार्केट कंडीशंस, इनका नाम पड़ जाता है नॉन मार्केट कंडीशंस। हम अपने पास इन पर बेस्ड ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से जो मार्केट कंडीशंस होती हैं इन्हें यूज करते हुए तथा रिस्क फ्री रिटर्न यूज करते हुए तथा एक्सरसाइज प्राइस जितना भी हमारे पास है या नहीं है उसको यूज करते हुए, करंट मार्केट प्राइस जो आपके शेयर की करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसको देखते हुए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखते हुए, इन सब पर बेस्ड हम अपने पास इन ऑप्शंस की या इन शेयर्स की क्या ढूंढ लेते हैं? फेयर वैल्यू। ये फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट निकल आती है। ये फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पर निकलने के बाद लेटर ये हम चेंज नहीं करते हैं
फॉर द पर्पज ऑफ शेयर्स। क्या ये फेयर वैल्यू मैंने कहा चेंज नहीं करते फॉर द पर्पज ऑफ शेयर्स, क्या मैंने इनके लिए बोला है? इसका मतलब ये फेयर वैल्यू हो सकता है, इनमें आकर मैं बोलूं चेंज हो सकती है, यहां मैंने बोला चेंज नहीं होती है। डू नॉट चेंज, थोड़ा सा बता ही दूं, यहां आकर ये चेंज हो सकती है। ओके, तो हम बाद में इसकी बात करेंगे, इसको भी मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, थोड़ा नजदीक करने के लिए कह रहे हैं। तो हम अपने पास जब ऑप्शन एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं तो हम अपने पास बेस्ट एस्टिमेट लेते हैं ऑन रिपोर्टिंग डेट। ये ग्रांट डेट लिखा कि रिपोर्टिंग डेट लिखा? ऑन रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट के वाले दिन हम बेस्ट एस्टिमेट्स लेते हैं कि हमारे पास आज के दिन बेस्ट एस्टिमेट्स क्या हैं, हम उसको अपने पास यूज करते हैं। ये किन चीजों के लिए यूज करते हैं? हम अपने नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट ढूंढने के लिए करते हैं, या एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड, हम अपना एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड लेकर आते हैं, तो हम उससे काम करते हैं इनटू फेयर वैल्यू। ये फेयर वैल्यू कौन सी होगी? जो आपने यहां पर चेंज नहीं करनी है, इनटू जो आपका एक्सपायर्ड पीरियड है, जितना महीने या जितने साल बीत गए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड मैंने पहले ही लिख दिया था। माइनस कर देते हैं हम लोग इसमें से जो आपने एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है। इससे आपके पास ऑप्शन का एक्सपेंस निकल कर आता है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें हमको दिक्कत नहीं आती है। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बोथ केसेस में ये किसको अफेक्ट करेगा? ये आपके पास बोथ केस में एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन या एम्प्लॉय बेनिफिट जो आपका होता है इन शेड्यूल 3, उसको अफेक्ट करेगा। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस विल ईदर इंक्रीज और इट विल कम डाउन। नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट निकालने के लिए हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, जिसका हम फिर से बेस्ट एस्टिमेट लेते हैं। बेस्ट एस्टिमेट लेने के लिए क्वेश्चन आपको अलग अलग प्रकार के सवाल में क्या डेटा दे सकता है। वो बोलेगा 20 एम्प्लॉय छोड़ गए हैं, 40 और छोड़ जाएंगे, तो बेस्ट एस्टिमेट क्या होगा कि 60 छोड़ जाएंगे। कई बार क्वेश्चन के अंदर वो आपको ना टोटली बता देता है कि टोटल 500 इंप्लॉई हैं और 20% ओवर वेस्टिंग पीरियड सारे छोड़ जाएंगे। तो यानी कि ऐसी स्थिति में आपको लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है कि ये छोड़ जाएंगे क्या 1 साल में या ओवर दी वेस्टिंग पीरियड लिखा हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चन में एक सिली मिस्टेक ना हो, उसको आपको ध्यान रखना होता है। हम अपने पास इसके अंदर नंबर ऑफ इंप्लॉइज को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ऑप्शंस। क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉय बार बार चेंज होते हैं बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टिमेट? तो क्या नंबर ऑफ ऑप्शन के भी बेस्ट एस्टिमेट लेने पड़ते हैं? हाँ सर, लेकिन एस्टिमेट तो इसमें नंबर ऑफ ऑप्शन तो फिक्स्ड होंगी ना कि हर एम्प्लॉय को 20 ऑप्शन देनी है। नहीं, वो क्वेश्चन वाला कोई टारगेट के साथ जोड़ देगा कि सेल्स टारगेट इतना हो जाएगा तो हम इतनी ऑप्शन देंगे, सेल टारगेट इतना हो जाएगा तो इतनी ऑप्शन देंगे। तो दीज में चेंज, वेस्टिंग पीरियड में चेंज, expired period will always change, fair value will change or not? I am not sure. fair value will change or not? The answer is no. तो इसका मतलब fair value को हम change नहीं करते, do not change। और बाकी सब चीजों का मैंने क्या लिया है? बेस्ट एस्टिमेट लिया है। इसी में मेरे पास एक सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन ये आती है कि अगर मान लीजिए हम अपने पास एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस, तो हमारे पास मार्केट कंडीशन लगी हुई है। मार्केट कंडीशन जैसे कि वो कोई पर्टिकुलर इंडेक्स या कोई पर्टिकुलर फेयर वैल्यू को कहते हैं जी हमारे शेयर की इतनी फेयर वैल्यू हो जानी चाहिए या इतनी मार्केट प्राइस हो जानी चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमें ये बात कहता है तो ये लाइन हमारे लिए क्या हो जाती है? ये लाइन हमारे लिए यूजलेस हो जाती है। यूजलेस अब हो जाती है, क्या हमने उस लाइन को यहां पर यूज किया था? रिस्क फ्री रिटर्न। ओके श्रुति, इसका मतलब क्या हमने अपने पास मार्केट कंडीशंस को यूज करना होता है व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ द फेयर वैल्यू, वहां यूज होती है, बट वो हमारे सवाल के अंदर होता नहीं, इसलिए वो काम हमारे को करना नहीं पड़ता। तो मैं वर्ड यूजलेस लिख रहा हूं, हालांकि यूजफुल होती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू। तो मैंने कहा इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार है।
क्वेश्चन में आपको डेटा देता है कि इसकी फेयर मार्केट प्राइस की कंडीशन पूरी होगी कि नहीं होगी, तो ये मार्केट कंडीशन के अंदर होने वाले चेंजेस आपके लिए लेटर ऑन, इनको क्या करना है, इनको हमेशा इग्नोर करना है। हमें कई बार वेस्टिंग पीरियड एस्टिमेट करना पड़ जाता है बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। भाई उनको लगता है कि हमारे पास मार्केट कंडीशन के हिसाब से इसका वेस्टिंग पीरियड इतना होगा, तो हमें अपने पास उसका एस्टिमेट करना पड़ जाता है। यहां अगर एस्टिमेट आपने कर लिया वेस्टिंग पीरियड का, तो वेस्टिंग पीरियड को हम अपने पास अपनी कैलकुलेशन में फिक्स कर देंगे। हम बोलेंगे साहब उसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्या इस पर एक एग्जाम्पल भी मैंने करके दिखाया था कि हमारे पास वेस्टिंग पीरियड फिक्स कर दिया क्योंकि वो मार्केट कंडीशन पर आया है, उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वेस्टिंग जल्दी हो जाती है, तो क्या हम अपने पास इसमें एसिलरेट कर देंगे एक्सपेंस को? अगर मान लीजिए वेस्टिंग जल्दी हो जाती है, तो क्या अपने खर्चे को जल्दी बुक कर देंगे? द आंसर इज यस। अगर हमारी वेस्टिंग हमारे अनुमानित पीरियड से लेट हो जाती है, तो क्या हम डी एसिलरेट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, हम डी एसिलरेट नहीं कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऑप्शन आखिरी में वेस्ट ही नहीं होंगी, तो हम अपने पास ऐसी स्थिति में एसबीपी रिजर्व को कहां ट्रांसफर कर देंगे? अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी यानी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। फिर हमने कहा कि इसके अंदर हमारे जनरल एंट्रीज क्या क्या होती हैं। तो जनरल एंट्रीज में कौन कौन सी एंट्रीज हैं? हम ईच ईयर एंड पर एंट्री डाल देते हैं। कौन सी? एम्प्लॉय बेनिफिट या एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व। एसबीपी रिजर्व हमारे लिए सोकी के आइटम है। और एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन कहां चला जाएगा? पीएनएल में। इंस्टीट्यूट पीएनएल की एंट्री जनरली नहीं डालता है। आप डालकर आए, अच्छी बात है। नहीं डालेंगे तो भी पॉसिबली आपका आंसर में नंबर नहीं कटेंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट, ये हमारे पास एंट्रीज हर बार आपको जनरलाइज करनी पड़ती हैं। आखिरी में आकर हमारे पास, अच्छा रिवर्स अगर नेगेटिव हो, तो नेगेटिव के अंदर ये एंट्री को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। इसी एंट्री को हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। ऑफ कोर्स ये भी रिवर्स हो जाएगी। अगर पहली एंट्री रिवर्स होगी तो दूसरी एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आखिरी में आकर हम उनको एक्सरसाइज करवा देते हैं, तो एक्सरसाइज कराने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक में जो पैसा आपको मिला था वो एसबीपी रिजर्व, जो सेवाओं की वैल्यू थी, फेयर वैल्यू, वो फेयर वैल्यू यहां पर आ जाएगी। टू शेयर कैपिटल ही आ जाएगी। पार वैल्यू बाकी चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। और इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट कई बार बैलेंसिंग फिगर दोनों को ही लिख देता है। अगर ये लैप्स हो जाएं, तो हम अपने पास लैप्स वाले केस में क्या कर देंगे? अगर कोई लैप्स ही हो जाता है, तो हम एसबीपी रिजर्व को अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में ट्रांसफर कर देते हैं। और इसी पर हमने एक चर्चा और की थी कि हमारे इंस्टीट्यूट ने एक सवाल ऐसा आया हुआ है जिसमें ऑप्शन एक्सपेंस निकाला है, बट हमारे बेस्ट एस्टिमेट ऑन रिपोर्टिंग डेट नहीं दिए हुए। अगर बेस्ट एस्टिमेट रिपोर्टिंग डेट पर नहीं दिए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने रिपोर्टिंग डेट को इग्नोर कर दिया, और जो भी आपके बेस्ट एस्टिमेट आगे दिए हुए थे, आने वाले बेस्ट एस्टिमेट, उस पर बेस्ड उन्होंने उस खर्चे का प्रो रटा कर दिया। उसका क्वेश्चन नंबर 43 है, उसका रट्टा लगाना है, क्योंकि वो गलत आंसर है, बट उसका रट्टा लगाना है। जय माता दी कहकर मैंने इसका वीडियो बना दिया। पहले ये वीडियो बनते थे तो कई बार